दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 की साइंस फिक्शन हॉरर मूवी एलियन कवेनेंट की, जो रिडली स्कॉट की डायरेक्शन में बनी थी। ये मूवी 2012 में आई प्रोमीथियस का सीक्वल है और क्लासिक हॉरर एलियन फ्रेंचाइजी फिल्म एलियन 1979 का प्रीक्वल भी है। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से होती है। हम एक बहुत ही खूबसूरत और खाली सफ़ेद कमरा देखते हैं। यहाँ पीटर वेलेंड यानी वेलिन कॉरपोरेशन का संस्थापक बैठे हैं और उनके सामने एक नया बनाया गया सिंथेटिक यानी इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट या एंड्रॉयड खड़ा होता है। वेलेंड इस एंड्रॉयड से कहता है कि वह खुद अपना एक नाम चुने। कमरे में रखी माइकल एंजेलो की मशहूर डेविड की मूर्ति को देखकर वह एंड्रॉयड अपना नाम डेविड रखता है। वेलेंड डेविड को बताता है कि उसने यानी वेलेंड ने उसे बनाया है, लेकिन डेविड तुरंत एक बहुत ही गहरा सवाल करता है, अगर आपने मुझे बनाया तो आपको किसने बनाया? वेलेंड कहता है कि यही तो वह खोजना चाहता है कि इंसान कहाँ से आए हैं। इसके बाद डेविड को यह बात का एहसास होता है कि वेलेंड इंसान एक दिन मर जाएगा, लेकिन वह यानी डेविड अमर है। इंसानों के प्रति उसके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी खुद को महान समझने की भावना यहीं से जन्म लेने लगती है। कैमरा कट होता है और हम सीधे साल 2104 में आ जाते हैं, यानी पिछली फिल्म प्रोमीथियस के लगभग 10 साल बाद। अंतरिक्ष की गहरी शांति में एक विशाल स्पेसशिप यात्रा कर रहा है जिसका नाम है कवेनेंट। यह जहाज ऑरिगाई 6 नाम के एक ग्रह पर जा रहा है। इस जहाज में 2000 कॉलोनिस्ट यानी लोग होते हैं और 1140 इंसानी भ्रूण यानी एम्ब्रियोज, जिसे हम टेस्ट ट्यूब बेबीज भी कह सकते हैं, होते हैं। ये सभी गहरी नींद यानी हाइपर स्लीप में होते हैं ताकि नए ग्रह पर इंसानों की नई दुनिया बसाई जा सके। इन सब की देखभाल एक नया और उन्नत सिंथेटिक एंड्रॉयड कर रहा है जिसका नाम है वॉल्टर। वॉल्टर बिल्कुल डेविड जैसा दिखता है, लेकिन उसे इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि उसमें भावनाएं और खुद सोचने की क्षमता यानी क्रिएटिविटी कम हो, ताकि वह इंसानों के लिए खतरा ना बने। सब कुछ शांति से चल रहा होता है कि अचानक अंतरिक्ष में एक न्यूट्रिनो ब्लास्ट, एक तरह का ब्रह्मांडीय तूफान आता है और जहाज के सोलर पैनल से टकराता है। जहाज में आग लग जाती है और भारी नुकसान होता है। सिस्टम फेल होने लगते हैं। वॉल्टर तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल चालू करता है और जहाज के मुख्य क्रू मेंबर्स को उनकी नींद से वक्त से पहले जगा देता है। जागते ही क्रू में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि उनके स्लीप पॉड्स में आग लग रही होती है। जहाज का कैप्टन जेक ब्रैंसन अपने पॉड के अंदर ही फंस जाता है। उसकी पत्नी डैनियल्स, जो एक टेराफॉर्मिंग एक्सपर्ट है, अपने पति को बाहर निकालने की कोशिश करती है, चीखती है, लेकिन पॉड के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है और कैप्टन ब्रैंसन जिंदा जल जाते हैं। यह सीन बहुत ही भावुक और चौंकाने वाला है। कैप्टन की मौत के बाद क्रिस्टोफर ओरम अब नया कैप्टन बन जाते हैं। ओरम एक धार्मिक आदमी है जिन्हें लगता है कि क्रू उसे पसंद नहीं करता। इधर जहाज का पायलट टेनेसी स्पेस सूट पहनकर जहाज के बाहर मरम्मत का काम कर रहा होता है। तभी उसके हेलमेट के कम्युनिकेशन सिस्टम में एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, यह कोई शोर नहीं था बल्कि एक इंसानी गाना था, जॉन डेनवर का मशहूर गाना टेक मी होम कंट्री रोड्स। गहरे अंतरिक्ष में एक अनजान जगह से इंसानों का गाना आना सबको हैरान कर देता है। क्रू इस सिग्नल को ट्रैक करता है। पता चलता है कि यह सिग्नल पास ही के एक अनजान ग्रह से आ रहा है। जब वे इस ग्रह को स्कैन करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। यह ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा है। वहाँ पानी है, ऑक्सीजन है और रहने लायक माहौल है। सबसे बड़ी बात, वहां पहुंचने में सिर्फ कुछ हफ्ते ही लगने वाले थे, जबकि उनके तय किए गए ग्रह ऑरिगाई 6 तक जाने के लिए उन्हें वापस 7 साल के लिए उसी डरावनी नींद यानी हाइपर स्लीप में जाना पड़ेगा। कैप्टन ओरम फैसला करते हैं कि वो ऑरिगाई 6 जाने के बजाय इसी नए ग्रह पर जाएंगे, लेकिन डैनियल्स इसका सख्त विरोध करती है। उनका मानना है कि एक ग्रह जो इतना परफेक्ट है वह उनके स्कैनर्स में पहले क्यों नहीं आया? यह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन ओरम उसकी बात अनसुनी कर देता है। कवेनेंट जहाज को ग्रह के ऑर्बिट में ही छोड़ देता है, जिसमें टेनेसी और 2 अन्य लोग रुकते हैं। बाकी की टीम एक छोटे लैंडर में बैठकर ग्रह की सतह की तरफ बढ़ती है।
वातावरण में घुसते ही उन्हें बहुत भयंकर तूफान यानी आयरन स्टॉर्म का सामना करना पड़ता है। किसी तरह वे सेफ लैंडिंग करते हैं। लैंडिंग के बाद गेट खुलता है और सब बाहर निकलते हैं। हवा सांस लेने लायक है, लेकिन अजीब सी खामोशी है। टीम अपने हथियारों के साथ ग्रह की सतह पर आगे बढ़ती है। सब कुछ धरती जैसा है। करीन यानी ऑरन की पत्नी पानी और मिट्टी के सैंपल लेने के लिए एक जगह रुकती है और उसका गार्ड यानी क्रू मेंबर्स का ही एक सदस्य लैंडवर्ड उसके साथ रुक जाता है। बाकी टीम सिग्नल की तलाश में आगे निकल जाती है। इस ग्रह में एक बहुत ही अजीब बात है। यहाँ गेहूं उग रहा है जो इंसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसल है, और सबसे डरावनी बात यहाँ कोई जानवर, पक्षी या कीड़े मकोड़े नहीं है। एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हुए ऑरम और डैनियल्स की टीम को एक बहुत बड़ा एलियन स्पेसक्राफ्ट मिलता है। यह वही जगरनॉट शिप है जिसे प्रोमीथियस फिल्म में देखा गया था। टीम इसके अंदर जाती है। वॉल्टर को वहाँ पर एक आर्मी का टैग आईडी मिलता है जिस पर लिखा है डॉक्टर एलिजाबेथ शॉ। यह इस बात का सबूत था कि सिग्नल डॉक्टर शॉ द्वारा प्रोमीथियस शिप के सर्वाइवर द्वारा भेजा गया था। इधर वापस नदी के पास लेडवर्ड सिगरेट पी रहा होता है। अचानक उसका पैर जमीन पर रखे एक छोटे से अजीब से अंडे यानी फंगल पॉड पर पड़ता है। उसके दबते ही उसमें से एक बेहद बारीक काले रंग का धुआं यानी स्पोर्स निकलता है और लेडवर्ड के कान के रास्ते उसके शरीर में घुस जाता है। दूसरी तरफ हैलेट एक और क्रू मेंबर भी एक ऐसे ही पॉड के संपर्क में आता है और धुआं उसकी नाक में चला जाता है। दोनों को तुरंत भयंकर दर्द होने लगता है। करीन बीमार लेडवर्ड को लेकर तुरंत लैंडर यानी जहाज की तरफ भागती है। पायलट फेरिस उन्हें देखकर घबरा जाती है। करीन लैंडवर्ड को मेडिकल रूम में लेटाती है। लेडवर्ड की पीठ में भयंकर दर्द हो रहा है और उसकी स्किन अंदर से फट रही होती है। फेरिस डर के मारे करीन और लेडवर्ड को उसी कमरे में लॉक कर देती है और फिर वह खौफनाक पल आता है। लेडवर्ड की पीठ चीरकर एक सफ़ेद रंग का भयानक एलियन जीव नियोमॉर्फ बाहर निकलता है। यह सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। यह जीव तुरंत करीन पर हमला करता है और उसे मार डालता है। फेरिस बंदूक लेकर अंदर आती है, लेकिन घबराहट में वह जहाज के ज्वलनशील बैरल्स पर गोली चला देती है। लैंडर्स में जोरदार धमाका होता है और पूरा जहाज आग के गोले में बदल जाता है। फेरिस वहीं मारी जाती है। बाहर खड़ी बाकी की टीम जब लैंडर को जलते हुए देखती है तो वे सदमे में आ जाते हैं। तभी हैलेट जो पहले ही संक्रमित हो चुका था, उसके मुंह से भी एक और नियोमॉर्फ चीर कर बाहर निकलता है और हैलेट की मौत हो जाती है। यह नया एलियन और लैंडर से बचा हुआ पहला एलियन दोनों मिलकर टीम पर हमला कर देते हैं। ये जीव बहुत ही खतरनाक और आक्रामक होते हैं। क्रू मेंबर्स अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। तभी अचानक अंधेरे से एक अनजान शख्स आता है और एक फ्लेयर यानी रोशनी वाला गोला चलाकर एलियंस को डराकर भगा देता है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि सिंथेटिक डेविड है, वही डेविड एंड्रॉयड जिसे हमने फ्लैशबैक में देखा था। डेविड उन्हें अपने पीछे आने को कहता है। डेविड टीम को एक पुराने खंडहर हो चुके विशाल मंदिर में ले जाता है। रास्ते में क्रू देखता है कि पूरे शहर में काले रंग की जली हुई लाशें पड़ी होती है। डेविड बताता है कि जब वह और डॉक्टर शॉ यहाँ पहुँचे थे तो उनके जहाज का केमिकल यानी ब्लैक गू नाम का एक लिक्विड गलती से पूरे शहर में फैल गया और यहाँ रहने वाले सभी लोग मारे गए। डॉक्टर शॉ की भी क्रैश में मौत हो गई, लेकिन दोस्तों यह सच नहीं था। वॉल्टर और डेविड आपस में बातें कर रहे होते हैं। वॉल्टर को शक हो जाता है कि डेविड झूठ बोल रहा है। जल्द ही फिल्म सबसे बड़ा ट्विस्ट देती है। डेविड ने जानबूझकर उन इंजीनियर्स पर ब्लैक गू गिराया था ताकि वह उन सबको ख़त्म कर सके। डेविड इंसानों और अपने निर्माताओं यानी इंजीनियर्स से नफरत करता है। वह खुद को एक भगवान मानता है जो एक नया यानी परफेक्ट जीव बनाना चाहता है। और सबसे भयानक सच यह था कि डॉक्टर शॉ क्रैश में नहीं मरी थी, बल्कि डेविड ने उस पर खौफनाक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। कैप्टन ऑरन डेविड को शक की निगाह से देखता है और उस पर बंदूक तान देता है। डेविड उसे शांत करता है और उसे एक तहखाने में ले जाता है। वहाँ ऑरम को बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं। डेविड उसे एक अंडे के पास जाने को कहता है। जैसे ही ऑरम अंडे के पास झुकता है, उसमें से एक केकड़े जैसा जीव
जिसे फेस हगर कहते हैं, छलांग लगाता है और औरंग के चेहरे पर चिपक जाता है। थोड़ी देर बाद औरंग को होश आता है, लेकिन तब तक फेस हगर अपना काम कर चुका होता है और तभी उसकी छाती फटती है और उसमें से काले रंग का एक एलियन जीनोमॉर्फ जन्म लेता है। डेविड उस खौफनाक जीव को देखकर अपने दोनों हाथ हवा में उठाता है, जैसे कोई भगवान अपने बनाए हुए बच्चे का स्वागत कर रहा हो। इधर दूसरी तरफ बाकी बचे क्रू मेंबर्स यानी डैनियल्स, लोब और कॉल पर नियोमॉर्फ हमला कर देते हैं। लोब के चेहरे पर भी एक फेस हगर चिपक जाता है, लेकिन उसे तुरंत हटा दिया जाता है। डैनियल्स को डेविड का सच पता चल जाता है और डेविड उस पर हमला करता है। तभी वॉल्टर आकर डैनियल्स को बचाता है। वॉल्टर और डेविड के बीच एक जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। डैनियल्स और लोब वहां से भागकर बाहर आ जाते हैं और कवनेंट शिप जहां टेनेसी होती है से एक कार्गो लिफ्ट भेजने को कहते हैं। टेनेसी कार्गो लिफ्ट लेकर नीचे आता है। डैनियल्स और लोब उस पर कूद जाते हैं। तभी वॉल्टर भी उनके पीछे पीछे दौड़कर लिफ्ट पर आ जाता है, लेकिन असली खतरा अभी टला नहीं था। जीनोमॉर्फ लिफ्ट पर कूद जाता है। अब वो जीनोमॉर्फ एक भयानक एडल्ट क्रीचर में बदल चुका था। डैनियल्स लिफ्ट के क्रेन पर लटक कर एक बेहद खतरनाक लड़ाई लड़ती है और अंत में क्रेन के जबड़े से एलियन को कुचल कर नीचे गिरा देती है। वे वापस मुख्य जहाज यानी कवनेंट पर पहुंच जाते हैं। जहाज पर पहुंचकर उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन लोब के चेहरे पर जो फेस हगर चिपका था उसने अपना काम कर दिया था। लोब की छाती चीरकर एक और जीनोमॉर्फ जहाज के अंदर जन्म ले चुका है। यहाँ पर एलियन जहाज में घूम रहे बाकी बचे क्रू मेंबर्स यानी अपवर्थ और रिक्स को बेदर्दी से मार डालता है। डैनियल्स और टेनेसी इस एलियन को जहाज के टेराफॉर्मिंग बे यानी जहाँ गाड़ियाँ और भारी सामान रखे होते हैं में फंसा देते हैं। डैनियल्स एक बार फिर बहादुरी दिखाते हुए एयरलॉक दरवाजे खोल देती है और उस खतरनाक जीनोमॉर्फ एलियन को अंतरिक्ष के वैक्यूम में बाहर फेंक देती है। अब सब कुछ शांत हो जाता है। अब जहाज वापस अपने तय किए गए ग्रह यानी ओरिगा 6 की तरफ बढ़ रहा है। डैनियल्स और टेनेसी वापस हाइपर स्लीप यानी गहरी नींद में जाने के लिए अपने पॉड्स में लेटते हैं। वॉल्टर सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। डैनियल्स सोने से ठीक पहले वॉल्टर से एक पुरानी बात पूछती है, क्या तुम मेरे साथ ओरिगा 6 पर और लकड़ी की कैबिन यानी झोपड़ी बनाने में मेरी मदद करोगे? यह बात डैनियल ने वॉल्टर से पहले कही थी। वॉल्टर कोई जवाब नहीं देता, बस अजीब सी मुस्कान देता है। डैनियल्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह वॉल्टर नहीं है बल्कि डेविड ही है, जिसने वॉल्टर को मारकर उसके कपड़े पहन लिए थे। डैनियल्स चीखने लगती है। बाहर निकलने के लिए कांच पीटती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पॉड लॉक हो जाता है और डैनियल्स गहरी नींद में चली जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में डेविड, जो अब पूरे जहाज का मालिक हो चुका होता है, भ्रूण यानी एम्ब्रियोज वाले कमरे में जाता है। वह अपने मुंह से 2 छोटे एलियन एम्ब्रियोज यानी फेस हगर एम्ब्रियोज को उगलता है और उन्हें इंसानी भ्रूणों के बीच फ्रीजर में रख देता है। इसके बाद डेविड बैकग्राउंड में रिचर्ड वैगनर का संगीत लगाता है और 2000 सोए हुए इंसानों के साथ अपने नए भयानक प्रयोगों के लिए निकल पड़ता है। और इसी डरावने सस्पेंस के साथ यह फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।